नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बुक नेम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अपन चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन कवर कर चुके थे इंट्रोडक्शन, साथ में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और व्हाट इज ए प्लान, ये अपन कवर कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो इसमें बता रखा है कि प्लान के अंदर जो गोल्स हैं वो क्लियरली स्पेसिफाइड होने चाहिए। मतलब प्लान के ऑब्जेक्ट को आप गोल भी बोल सकते हो। प्लान के जो ऑब्जेक्ट हैं वो निर्धारित होने चाहिए। जो गोल्स हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हैं 5 ईयर प्लान के, वो क्या है? एक तो ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है और इक्विटी है। साथ में ये भी है कि जो प्लान है उसके अंदर प्रत्येक गोल को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज की चॉइस करनी पड़ती है प्रत्येक प्लान में। उसी के बेसिस पे गोल्स को, मतलब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है प्लान के अंदर। इतना ही नहीं, साथ में जो प्लानर्स हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो पॉलिसीज जो बनाई जाएगी प्लान की, उस पॉलिसीज में गोल्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब अपोजिशन भी नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। अब अपन इनकी डिटेल समझते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है कंट्री की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होना, वो ही क्या है? ग्रोथ। मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज होना। साथ में अपन बोल सकते हैं कि लार्जर स्टॉक ऑफ कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब फिक्स असेट्स, लेबर, अगर इनका स्टॉक ज़्यादा है, स्किल्ड वर्कर, तो ये भी ग्रोथ है। और अपन इसकी दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। इसके अलावा इंक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, मतलब न्यू टेक्निक, न्यू मशीनरी ये डेवलप होना, ये सब क्या है? ग्रोथ। और एक इकोनॉमिक ग्रोथ का गुड इंडिकेटर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है कि स्टेडी, मतलब लगातार जीडीपी में इंक्रीज होना ही क्या है? एक तरह से ग्रोथ है। और जीडीपी क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। आप एग्जाम्पल के रूप में समझो कि मानो जीडीपी एक केक है और इसकी ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है केक की, तो होगा क्या कि ज़्यादा लोग इस केक को एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ज़्यादा इंडिया के लोग गुड्स और सर्विसेज को एंजॉय करेंगे। इससे उनकी लाइफ और भी ज़्यादा रिच और वेरिड हो जाएगी, मतलब उनको हर एक सर्विस और गुड अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ जो जीडीपी है वो डिफरेंट सेक्टर से डिराइव होती है। इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से जीडीपी डिराइव होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहा जाता है। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर जीडी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है जीडीपी की ग्रोथ में। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसकी डिटेल अपन बॉक्स 2.4 में भी पढ़ेंगे। इससे पहले ऊपर एक बॉक्स है, इसको समझते हैं। बॉक्स 2.3, ये है महालनोबिस द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये पीसी महालनोबिस की है। इसको इंडियन प्लानिंग का निर्माता, आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। वैसे तो इंडियन प्लानिंग में बहुत से डिस्टिंग्विश्ड, मतलब फेमस एक्सपर्ट जो थिंकर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। और जो पीसी मालनोबिस हैं ये भी एक बहुत बड़े स्टेटिस्टिशियन थे, इनका भी बड़ा योगदान माना जाता है। रियल साइंस में इंडिया की जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से हुई थी। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस के आइडिया भी शामिल किए गए थे। पीसी महालनोबिस का जो जन्म हुआ था वो 1893 में कलकत्ता में हुआ। इनकी एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स में। 1946 में इनको ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी बनाया गया। ये एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अंदर
आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट को ही शामिल किया जाता था, साइंटिस्ट को ही। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो फेमस, जो टॉप टैलेंटेड एक्सपर्ट साइंटिस्ट होते थे उन्हीं को ही। साथ में मालोनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की कलकत्ता में, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली सांख्य, जो आज भी स्टैटिस्टिशियन के लिए एक मंच के रूप में है डिस्कशन के लिए। और इनके द्वारा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन और सांख्य की जो स्थापना की गई, इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेकेंड 5 ईयर प्लान में महालनोबिस ने इंडिया से और फॉरेन से इकोनॉमिस्ट को इनवाइट किया था उनके आइडियाज़ के लिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंटल गोल को डिसाइड करने के लिए। बाद में उन इकोनॉमिस्ट में, जो इकोनॉमिस्ट थे उनमें से बाद में कईयों को नोबेल प्राइज भी मिला। तो कह सकते हैं कि इनके अंदर क्वालिटी थी एक्सपर्ट यानी कि साइंटिस्ट के टैलेंट को पहचानने की। और साथ में ये अपने क्रिटिक्स को भी सुनना चाहते थे। तो कह सकते हैं कि ये भी एक पहचान है स्कॉलर की। और कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो इनकी अप्रोच को रिजेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी इनको याद किया जाता है। इंडिया की प्लानिंग में इनका बहुत बड़ा जो योगदान था उस कारण से। आगे इसमें अपन नेक्स्ट गोल के बारे में समझते हैं, जो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इंक्रीज इन द टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्ट करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही मॉडर्नाइजेशन है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो यदि फार्मर आउटपुट इंक्रीज करता है न्यू वेराइटी के सीड यूज करके, ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर आउटपुट इंक्रीज किया जाता है न्यू टाइप की मशीनरी यूज करके, तो अपन कह सकते हैं अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। साथ में मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल टेक्नोलॉजी से ही नहीं है, यदि सोशल आउटलुक में चेंज होता है तो वो भी एक मॉडर्नाइजेशन है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन का मतलब मान्यता, जैसे वुमेन्स को मान्यता मिली, उनको इक्वल राइट मिले मैन की तरह। पहले क्या होते थे ट्रेडिशनल सोसाइटी में, वुमेन को सपोज मतलब मानना जाता था कि इनका काम घर पे रहने का है और मैन का काम है आउटसाइड वर्क। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने वुमेन के टैलेंट को यूज किया वर्क प्लेस पे। जैसे आज देख रहे हो बैंक्स, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब में वुमेन वर्क कर रही हैं। तो इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर एक नए ओकेजन क्रिएट हुए और सोसाइटी प्रोस्पेरस हो गई, वेल्थी हो गई। तो एक नए आउटलुक को, सोशल आउटलुक को रिकॉग्नाइजेशन करना मतलब मान्यता देना भी एक तरह से मॉडर्नाइजेशन है, अच्छे आइडिया को एक्सेप्ट करना भी। अब है इसमें बॉक्स 2.4 सर्विस सेक्टर। इसमें बता रखा है कि जब कंट्री डेवलप होता है तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होता है। इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ मतलब कंट्रीब्यूशन जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर्स का, वो क्या है, पेक्यूलियर है, मतलब अमेजिंग है, यूनिक है। इंडिया का जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो कैसे, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो तो डिक्लाइन होता जाता है, और जो इंडस्ट्री का शेयर है वो डोमिनेंट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और जब हायर लेवल का डेवलपमेंट होता है तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है दोनों से, मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। इंडिया का जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो जीडीपी में 50% से ज़्यादा था पहले, जब इंडिया को पुअर कंट्री माना जाता था। लेकिन 1990 के बाद इसका जो शेयर है वो सर्विस सेक्टर का कितना था, 40%, जो ज़्यादा था दोनों से, एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से। और ऐसा डेवलप्ड नेशन में अपन फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक फेनोमेनन है सर्विस सेक्टर के ग्रोथ की, जो एक एक्सेलरेटेड मतलब जो स्पीड इंक्रीज हुई है 1991 के बाद। तो उसका रीजन था ऑन सेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण। ग्लोबलाइजेशन की डिटेल अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो अपने 2 गोल पूरे हुए, अब अपना थर्ड गोल है सेल्फ रिलायंस। तो इसमें बता रखा है कि जो नेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन को कैसे बढ़ा सकता है। कोई भी देश अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करके, साथ में रिसोर्सेज इंपोर्ट करवा के। इंडिया में स्टार्टिंग के जो 7 5 ईयर प्लान है, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक 7 5 ईयर प्लान
इंडिया में डिसाइड किए गए थे। तो उनका जो इम्पोर्टेंस, उसमें इम्पोर्टेंस दी गई सेल्फ रिलायंस को। और सेल्फ रिलायंस का मतलब है अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ, मतलब जो गुड्स इंडिया में भी बन सकते हैं उनको अवॉइड करना सेल्फ रिलायंस पे मेन फोकस था। अब है ये जो पॉलिसी इंडिया के अंदर सेल्फ रिलायंस की इसलिए नेसेसरी मानी गई क्योंकि इंडिया की जो डिपेंडेंस थी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर उसको रिड्यूस करना था, स्पेशली फूड के लिए। तो साथ में ये भी एक अंडरस्टैंडेबल है, मतलब समझने योग्य है कि इंडिया के जो लोग थे वो फॉरेन डोमिनियन से, मतलब विदेशी शासन से फ्री हुए थे इंडिया के लोग 1947 में। और इसलिए सेल्फ रिलायंस को, मतलब आत्मनिर्भरता को इम्पोर्टेंस देना जरूरी था, क्योंकि इससे डर था इंडियंस के ऊपर कि यदि इंडिया फूड सप्लाई के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए और फॉरेन कैपिटल के लिए अगर इंडिया डिपेंडेंट रहेगा तो इंडिया की जो सोवरेनिटी है, मतलब इंडिया की जो एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रीडम है वो वल्नरेबल हो सकती है, मतलब असुरक्षित हो सकती है। क्योंकि अगर इंडिया लगातार फॉरेन पे डिपेंड रहेगा टेक्नोलॉजी के लिए, साथ में फूड आइटम की सप्लाई के लिए, तो इससे क्या हो सकता है कि इंडिया की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो फिर से खतरे में हो सकती है। फॉरेनर्स यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं इंडिया की पॉलिसी में, क्योंकि इंडिया हर तरीके से अगर उन पर डिपेंड रहेगा तो। चलो, अपने 3 ऑब्जेक्ट यानी कि गोल पूरे हो चुके हैं 5 ईयर प्लान के। अब अपना जो 4th गोल है वो इक्विटी। तो इसमें बता रखा है कि प्रेजेंट में ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ये तीनों अपने आप में जो लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, लोगों की लाइफ की लिविंग, मतलब लोगों के जीवन को इम्प्रूव नहीं कर सकते ये तीनों, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। किसी देश में हाई ग्रोथ हो सकती है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप की जा सकती है कंट्री के लोगों के द्वारा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग पॉवर्टी में रह रहे हो। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मतलब जो वेल्थ यानी कि ग्रोथ हो रही है कंट्री के अंदर, उसका बेनिफिट्स पुअर सेक्शन तक भी पहुंचना चाहिए। केवल रिच के द्वारा ही एंजॉय नहीं किया जाना चाहिए वेल्थ को। तो कहने का मतलब ग्रोथ के अतिरिक्त मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इन तीनों के अलावा इक्विटी भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और प्रत्येक इंडियंस को उसकी बेसिक नीड है वो मिले, जो फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और जो इनइक्वलिटी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी खत्म होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपने चारों जो गोल हैं वो अपन ने कवर कर लिए। आगे इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अपन देखेंगे कि इंडिया के जो 7 5 ईयर प्लान है जो कवर करते हैं 1950 से 1990 को, तो इसमें प्रयास किए गए इन चारों गोल को अचीव करने के जहाँ तक पॉसिबल हो। तो इंडिया में क्या क्या प्रयास हुए एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में और साथ में ट्रेड में, ये अपने यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा जो पॉलिसी और डेवलपमेंटल इश्यू थे 1991 के बाद, इनकी डिटेल अपन चैप्टर 3 में रीड करेंगे। अब आगे इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर। फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था कि कॉलोनियल रूल के अंडर एग्रीकल्चर में ना तो ग्रोथ हो रही थी और प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर थी। यहाँ के जो पॉलिसी मेकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने इस मुद्दे पे ध्यान दिया और इन्होंने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लागू की आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, और HYV सीड्स के यूज को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, जिससे अशेयर्ड का मतलब शुरुआत हुई यहाँ पे रिवलेशन की, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर में एक क्रांति आ गई। अब अपन समझते हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर में 1950 के बाद जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए और क्या उनका इफेक्ट हुआ। सबसे पहले है इसमें लैंड रिफॉर्म। इंडिपेंडेंस के टाइम में यहाँ पे लैंड टेन्योर सिस्टम था और उसमें इंटरमीडियरी का बहुत बड़ा रोल था, जमींदार जागीरदार का। ये क्या करते थे, केवल रेंट कलेक्ट करते थे टिलर्स से, जो खेती करने वाले थे ना किसान, उनको टिलर्स बोलते हैं। तो इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था इम्प्रूवमेंट में, फार्म के इम्प्रूवमेंट में। इस कारण से
लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इंडिया मजबूर था फॉरेन से फूड आइटम मतलब यूएसए से फूड आइटम इंपोर्ट करवाने के लिए। अब इक्विटी लाने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद इक्विटी के गोल को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसी फॉर्म की गई, तो इसमें है कि एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लागू की गई, जिसका उद्देश्य था चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। यानी कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के माध्यम से इंडिपेंडेंस के बाद जो स्टेप ली गई उसके तहत इंटरमीडिएरी को तो उठा दिया गया, जमींदार जागीरदार को, और जो टिलर्स थे खेत जोतने वाले जो किसान थे उनको उस जमीन का मालिक बना दिया गया। अब आगे इसमें है कि ये जो आइडिया था ओनरशिप चेंज करने का, उससे क्या उद्देश्य था कि इससे इंसेंटिव मिलेगा फार्मर्स को इन्वेस्ट करने का, यानी कि जो फार्मर्स है वो मोटिवेट होंगे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इससे इंप्रूवमेंट आएगा। यदि फार्मर्स को सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल करवाई जाए तो वो एग्रीकल्चर में फार्मर इन्वेस्ट करेंगे और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये लैंड रिफॉर्म पॉलिसी लागू की गई। अब सेकंड जो पॉलिसी थी इक्विटी को अचीव करने के लिए वो थी लैंड सीलिंग, ये अनदर पॉलिसी थी इक्विटी को प्रमोट करने की एग्रीकल्चर सेक्टर में। लैंड सीलिंग का मतलब था फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, यानी कि जमीन की जो साइज है प्रत्येक किसान के पास, जमींदार जागीरदार, यानी कि कितनी हाईएस्ट लिमिट होगी जमीन की, अगर उससे ज्यादा कोई भी किसान जागीरदार होल्ड किए हुए है तो जमीन ट्रांसफर होगी अन्य फार्मर को जिसके पास जमीन नहीं है। तो ये एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई थी जिसका पर्पस था कि कुछ ही लोगों के पास जो कंसंट्रेशन था लैंड का, जमीन का, वो रिड्यूस करना, अन्य किसानों को भी जिनके पास जमीन नहीं थी उनको भी जमीन प्रोवाइड करना उद्देश्य था इसका। फिर है जब इंटरमीडिएरी को अबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया जमींदार जागीरदार को इंडिपेंडेंस के बाद, तो लगभग 200 लेक टेनेंट्स, मतलब 2 करोड़ जो टेनेंट्स थे, काश्तकार मतलब किसान थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के और फ्री हो गए एक्सप्लॉयटेशन से, जो जमींदार जागीरदार उनका शोषण करते थे। और जो ओनरशिप उनको कन्फर्ड की गई थी मतलब दी गई थी टेनेंट्स को, उससे उनको किसानों को टेनेंट्स को इंसेंटिव मिला और आउटपुट भी इंक्रीज हुआ और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज हुआ। अब जो गोल थे इक्विटी के वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए इंटरमीडिएरी को हटाने के कारण, क्योंकि कुछ एरिया में जो जमींदार थे वो अब भी बड़ा एरिया कवर किए हुए थे, क्योंकि लेजिस्लेशन में कुछ कमियां थी, कानून में कुछ कमियां थी, इस कारण से जो पॉलिसी बनाई गई थी, नए कानून बने थे, उनमें कुछ कमियां थी जिस कारण से जमींदार अभी भी बड़ी जमीन अपने अंडर लिए हुए थे। और कई जगह तो ऐसे हुआ कि टेनेंट्स को बेदखल भी कर दिया उन लैंड ओनर्स ने, और वो दावा करने लग गए कि वो सेल्फ कल्टीवेटर हैं, वो ही एक्चुअल टीलर्स हैं, उनको निकाल दिया गया जो एक्चुअल टीलर्स थे उनको, वो खुद दावा करने लग गए कि वो ही खुद एक्चुअल टीलर है और ज़मीन की ओनरशिप के लिए उन्होंने क्लेम किया। साथ में जब कई जगह पर जब कुछ टीलर्स को जब ज़मीन मिली, ओनरशिप मिली लैंड की, तो उनमें जो पुअरेस्ट एग्रीकल्चर लेबरर थे जैसे शेयर क्रॉपर, लैंडलेस लेबरर, इनको लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट नहीं मिला, मतलब शेयर क्रॉपर और लैंडलेस लेबरर्स को भी जमीन नहीं मिली। अब है ओनरशिप एंड इंसेंटिव, यानी कि जो किसानों को जमीन दी गई ये एक तरह से मोटिवेशन के रूप में कैसे था, किसानों के लिए प्रेरणा के रूप में कैसे था। जो पॉलिसी है लैंड टू द टीलर, ये इस आइडिया पे डिपेंड है कि यदि कल्टीवेटर को ओनर बना दिया जाए तो वो फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, साथ में उनको इंसेंटिव मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी आउटपुट बढ़ाने के लिए यदि ओनर बनाया जाए। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओनरशिप के कारण जो टीलर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे हायर आउटपुट से, और जो टेनेंट्स हैं, जो किराएदार जो ज़मीन किराए से लेते हैं, उनको कोई भी प्रेरणा नहीं होती, कोई भी इंसेंटिव नहीं होता इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास सारा बेनिफिट चला जाता है हायर आउटपुट का।
अब ओनरशिप की जो इम्पोर्टेंस है किस प्रकार से इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोवियत यूनियन में किसानों ने किस प्रकार से केयरलेसनेस दिखाई, लापरवाही दिखाई जब सेलिंग के लिए वहां पे फ्रूट पैक किए जा रहे थे। तो इसमें है कि जो फार्मर्स थे वहां पे रोटन फ्रूट्स पैक कर रहे थे फ्रेश फ्रूट के साथ सेम बॉक्स में, सड़े हुए फ्रूट, रोटन का मतलब। और जो फार्मर थे, जैसे फार्मर हर कोई जानता है कि जो रोटन फ्रूट है वो स्पॉइल कर देंगे, मतलब खराब कर देते हैं फ्रेश फ्रूट को भी एक साथ पैक करने पर। इससे फार्मर का लॉस होगा, फ्रूट सेल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन में किसान ऐसा क्यों कर रहे थे यदि इसका रिजल्ट लॉस है तो? इसका आंसर ये है कि वहाँ के किसानों को किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो फार्मर्स थे सोवियत यूनियन के, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और ना ही वो कोई प्रॉफिट और लॉस को वो सफ़र कर रहे थे। ना प्रॉफिट उनको मिल रहा था, ना लॉस वो सफ़र कर रहे थे, ना उनकी खुद की ज़मीन थी। तो ओनरशिप के एब्सेंस में उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा था और फार्मर्स वहाँ पे इफिशियंट, मतलब समझदार, कुशल नहीं बन रहे थे। तो इस प्रकार से अपन ने समझा कि फार्मर्स की किस प्रकार से परफॉर्मेंस थी और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी परफॉर्मेंस पुअर थी सोवियत यूनियन में। वहाँ पे वास्ट एरिया, फर्टाइल लैंड का होने के बावजूद भी इस प्रकार से ओनरशिप की इंपॉर्टेंस थी। अब आगे का पैराग्राफ है कि जो लैंड सेलिंग लेजिस्लेशन, मतलब जो लैंड सेलिंग पॉलिसी थी ना, जो लैंड ओनरशिप की लिमिट फिक्स करने की जो पॉलिसी थी, साइज ऑफ लैंड ओनरशिप को फिक्स करने की जो पॉलिसी थी लैंड सीलिंग, इसका जो कानून था इसमें भी कुछ हर्डल्स थी, कुछ बाधाएं थी। जो बिग लैंडलॉर्ड थे उन्होंने चैलेंज किया इस कानून को कोर्ट में, जिससे डिले हो गई इस कानून, इस पॉलिसी को लागू करने में। और इस डिले का उन्होंने फायदा उठाया कि अपने रिलेटिव के नाम उन्होंने वो जमीन रजिस्टर करवा दी और इस प्रकार से इस कानून से वो बच गए। और ये जो लेजिस्लेशन था इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स, कमियां ये थी जिसका फायदा बिग लैंडलॉर्ड्स ने उठाया और उन्होंने ज़्यादा ज़मीन रिटेन करके, होल्ड करके रखी। ये जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी है ये सक्सेस हुई केरला में और वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कमिटेड थी, प्रतिबद्ध थी, लॉयल थी इस पॉलिसी को लागू करने के लिए, टिलर्स को ज़मीन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, में दुर्भाग्यवश, अदर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो, उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया, उन्होंने कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखाई। इस कारण से आज भी लैंड होल्डिंग्स के अंदर इनइक्वलिटी देखने को मिलती है। अब आगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी वेरी लो थी, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। साथ में जो किसान थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, फर्टिलाइजर, टूल्स, टेक्निक, मशीन ये नहीं थी। इंडिया की एग्रीकल्चर मानसून पे डिपेंड थी। मानसून शॉर्ट होने पर फार्मर्स के सामने समस्या होती थी इरिगेशन की, और इरिगेशन केवल कुछ किसानों के पास ही अवेलेबल थी। एग्रीकल्चर में स्टेगनेशन जो बनी हुई थी कॉलोनियल रूल के दौरान, वो परमानेंटली खत्म हुई ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। और ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ HYV सीड्स यूज करने के कारण। ये स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन वीट और राइस में शुरू हुई सबसे पहले। जो HYV सीड्स थे वो सबसे पहले वीट और राइस के थे। HYV सीड्स के साथ साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी करेक्ट क्वांटिटी में यूज करना होता है, रेगुलर वाटर सप्लाई की भी जरूरत होती है। ये सब इनपुट करेक्ट रेशियो में, करेक्ट प्रोपोर्शन में जरूरी होते हैं यूज करना। फार्मर्स HYV सीड्स का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन इसके लिए उनको इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत थी, साथ में फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि कैपिटल की भी ज़रूरत थी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड परचेज करने के लिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज था, फर्स्ट जो स्टेज थी 1960 से 1970 तक, तो ये HYV सीड्स केवल लिमिटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे लिमिटेड,
जो एफिलेंट स्टेट थे, जो धनवान राज्य थे, स्टेट थे, वहीं पे ही HYV सीड्स यूज हो पाए, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, क्योंकि बाकी किसानों के पास कैपिटल और इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। फिर है HYV सीड्स यूज करने के कारण, जो HYV सीड्स यूज किए गए वो मेनली वाइट ग्रोविंग, ये वीट ग्रोविंग रीजन्स में किए गए, मतलब गेहूं वाले जो एरिया था वहां पे। जो सेकंड फेज है ग्रीन रिवोल्यूशन का, वो शुरू होता है 1970 से 1980 तक। HYV जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे अदर स्टेट में भी स्प्रेड हो गई और इसका बेनिफिट अदर क्रॉप्स को भी मिला। अदर क्रॉप्स में भी HYV सीड्स डेवलप किए गए, वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी स्प्रेड होने के कारण इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर गया, मतलब इंडिया आत्मनिर्भर बन गया, सेल्फ रिलायंट बोल सकते हो। अब इंडिया को अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी फूड ग्रेन्स के लिए या अदर नेशन के लिए के ऊपर, क्योंकि इंडिया खुद ही अपनी फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहा था। आगे का पैराग्राफ है इसमें, एग्रीकल्चर में ग्रोथ को इम्पोर्टेंट माना जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यदि अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ है और उसका लार्ज प्रोपोर्शन, मतलब लार्ज पार्ट किसानों के द्वारा खुद ही कंज्यूम कर लिया जाए मार्केट में सेल करने के बजाय, तो इसका इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस नहीं होगा इकोनॉमी में। इसके अपोजिट यदि लार्ज पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट, मतलब लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केट में सेल किया जाए फार्मर्स के द्वारा, जो भी हायर आउटपुट है, तो हायर आउटपुट का फिर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इकोनॉमी में। फिर आगे इसमें एक डेफिनेशन है कि जो प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सेल किया जाता है मार्केट में फार्मर्स के द्वारा, उस प्रोपोर्शन को, उस प्रोड्यूस को क्या कहा जाएगा, मार्केटेड सरप्लस। और एक गुड प्रोपोर्शन, मतलब गुड पार्ट, बड़ी मात्रा में एक बड़ा हिस्सा राइस और व्हीट का जो प्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन पीरियड में, जो अवेलेबल था मार्केट सरप्लस के रूप में, ये किसानों के द्वारा सेल किया गया मार्केट में। इससे हुआ क्या कि मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थी फूड ग्रेन्स की, वो डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, अदर जो कंजम्पशन के प्रोडक्ट थे, फूड आइटम थे, उनके कंपैरिजन में। अब जो लो इनकम ग्रुप थे वो ज़्यादा अपने इनकम का परसेंटेज, ज़्यादा इनकम खर्च कर पा रहे थे फूड आइटम्स पे, क्योंकि उनको लो प्राइसेज का बेनिफिट मिला, कम प्राइस में वो ज़्यादा खरीद पा रहे थे। और ग्रीन रिवोल्यूशन ने गवर्नमेंट को भी इनेबल बना दिया सफिशिएंट फूड ग्रेन स्टॉक मेंटेन करने के लिए। और ये स्टॉक कब यूज़ होता है, जब फूड शॉर्टेज होता है, अनाज की कमी होती है। गवर्नमेंट ये FCI के माध्यम से करवाती है। आगे का पैराग्राफ है इसमें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण नेशन को इमेंसली बेनिफिट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा इस नेशन को इसका फ़ायदा मिला। लेकिन जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है, ये रिस्क फ्री नहीं है, मतलब इसमें रिस्क भी है। अब कौन सी रिस्क है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन रिवोल्यूशन में कैसी रिस्क है। एक तो ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी क्रिएट हो सकती है स्मॉल और बिग फार्मर्स में, क्योंकि बिग फार्मर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इनपुट्स को, और वो रीपनिंग का मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी बेनिफिट्स हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, वो मेन बेनिफिट रिच ही उठा सकते हैं, क्योंकि पुअर तो अफोर्ड नहीं कर सकते इनपुट को, ये भी एक रिस्क है। साथ में जो HYV क्रॉप्स हैं, इसमें ये भी रिस्क है कि इसमें प्रोन का मतलब जुखाव, पेस्ट अटैक का जुखाव भी ज़्यादा रहता है। स्मॉल फार्मर्स यदि ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं और अगर पेस्ट का अटैक हो गया, तो वो अपना सब कुछ इसमें लॉस कर लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हो जाएगा। ये तो रिस्क है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से ये जो डर था रिस्क का, ये हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप ली गई, गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किया लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर को, और सब्सिडी प्रोवाइड की फर्टिलाइजर्स पे। और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अब अपने नीडेड इनपुट खरीद सकते थे। तो इस तरीके से स्मॉल फार्मर रिक्वायर्ड इनपुट परचेज करके अपना आउटपुट इंक्रीज कर रहे थे लार्ज फार्म की तरह ही। साथ में एक रिजल्ट ये भी देखने को मिला कि ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट स्मॉल फार्मर को भी मिला रिच फार्मर के साथ साथ। जो रिस्क थी स्मॉल फार्मर्स के लिए, रुइन का मतलब खत्म करना,
जो पेस्ट अटैक की रिस्क थी वो भी ख़त्म कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा सर्विस प्रोवाइड की गई पेस्ट कंट्रोल की, पेस्टिसाइड वगैरह बनाए गए, तो ये रिस्क भी ख़त्म हो गई। साथ में आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट करने की बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन केवल रिच फार्मर्स के ही फेवर में होती यदि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इसमें अगर अपना एक्सटेंसिव रोल, एक बड़ी भूमिका गवर्नमेंट नहीं निभाती स्मॉल फार्मर्स की हेल्प के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो केवल इसका बेनिफिट किनको मिलता? रिच को ही मिलता। आगे अपना टॉपिक है डिबेट और सब्सिडी, यानी कि एग्रीकल्चर में डिबेट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन मतलब औचित्य कि सब्सिडी सही है या गलत है, इसको अपन समझते हैं। ये एक मतलब न्यू एक इश्यू है डिबेट का, सब्सिडी प्रोवाइड करना या नहीं करना। ये माना जाता है कि जनरली एग्रीड का मतलब ये सभी के द्वारा सहमति दी जाती है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी देना नेसेसरी है, क्योंकि इससे इंसेंटिव मिलता है न्यू टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का। फार्मर्स जो हैं, जो भी स्मॉल फार्मर हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कॉस्टली होती है, और सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देती है तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर है जो सब्सिडी, यानी कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर्स रिस्क ही मानते हैं शुरुआत में। फिर आगे इसमें सब्सिडी से फार्मर्स को एनकरेज मतलब प्रोत्साहन मिलता है न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि एक बार अगर टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल है, फाउंड की गई कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और सबके द्वारा अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली गई, तो अब सब्सिडी को फेज आउट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पर्पस जो है वो पूरा हो गया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करवाने का। अगर फर्दर सब्सिडी दी जा रही है तो वो बेनिफिट फार्मर्स को तो दे ही रही है, लेकिन इससे ज़्यादा सब्सटेंशियल काफ़ी मात्रा में वो बेनिफिट्स किनको दे रही है? जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, उसका बेनिफिट किसानों को तो हो ही रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी हो रहा है। और फार्मर्स में भी जो सब्सिडी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो मोस्ट प्रेस्पेरियस रीजन में, जो समृद्ध यानी कि जो वेल्थिश एरिया है, धनवान जो क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रोस्पर वेल्थी जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पुअर फार्मर है उनके पास ज़मीन भी नहीं होती, वो एग्रीकल्चर में इतने इन्वॉल्व भी नहीं होते। तो कहने का मतलब सब्सिडी का बेनिफिट भी ज़्यादा किनको मिल रहा है? एक तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, साथ में जो प्रोस्पेरियस रीजन है वहाँ पे जो किसान है, जो वेल्थी रीजन के वाले किसान हैं, उनको भी सब्सिडी का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके पीछे ये आर्ग्यू किया जाता है, एक तर्क दिया जाता है कि यहाँ पर सब्सिडी को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजर सब्सिडी को, क्योंकि अब ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ये टारगेट ग्रुप को बेनिफिट नहीं दे रही है, ये एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रही है। आगे बॉक्स 2.6 की डिटेल भी पढ़ेंगे अपन। आगे का पैराग्राफ है, इसमें इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है और ज़्यादातर जो फार्मर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इनपुट्स को बिना सब्सिडी के। और अगर सब्सिडी को एलिमिनेट कर दिया तो एक तरह से रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी, जिससे जो गोल है 5 ईयर प्लान का गोल, इक्विटी, यानी कि प्रत्येक सेक्शन को इनकम का बेनिफिट मिले, वेल्थ का बेनिफिट मिले, प्रोस्पेरिटी मिले, तो वो गोल पूरा नहीं हो पाएगा। साथ में जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं कि सब्सिडी जो है वो लार्जली बेनिफिट कर रही है किसको? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बिग फार्मर्स को। इसलिए एक करेक्ट पॉलिसी ली जानी चाहिए, इस प्रकार की सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो केवल टारगेट ग्रुप को ही मिले, पुअर फार्मर्स को ही इसका बेनिफिट मिले, रिच के द्वारा या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के द्वारा इसका बेनिफिट नहीं उठाया जाना चाहिए। अब आगे बॉक्स है अपना प्राइसेज एज ए सिग्नल। इसमें है यू हैव लर्न इन द लास्ट ईयर क्लास अबाउट हाउ प्राइसेज ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। यानी कि 11th में अपन ने पढ़ा था कि प्राइसेज कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइसेज हैं
एज ए सिग्नल की तरह काम करती हैं और गुड्स की अवेलेबिलिटी को भी बताती हैं। यदि गुड्स स्केर्स हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं तो प्राइसेज बढ़ जाती हैं और अब उनका जो यूज है, गुड्स का यूज है, उसको सही तरीके से कंज्यूमर यूज करता है, उसको इंसेंटिव मतलब प्रेरणा मिलती है कि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, अब गुड्स को ठीक से यूज करना है, कम यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, यानी कि वाटर की प्राइसेस बढ़ जाए तो कब बढ़ जाती है वाटर की प्राइस? जब सप्लाई कम हो। तो पीपल्स को अब इंसेंटिव मिलेगा, मतलब अब वो ग्रेटर केयर के साथ वाटर को यूज करेंगे, जैसे गार्डनिंग वगैरह में वाटर को यूज नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, अपन कंप्लेन करते हैं जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, और साथ में जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या बताती हैं कि पेट्रोल की जो स्केर्सिटी है वो बढ़ गई, मतलब पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कम हो गई। और प्राइस यहाँ पे एज ए सिग्नल की तरह काम कर रही है कि अब पेट्रोल कम अवेलेबल है और अपने को प्रेरणा मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा कि अब पेट्रोल का यूज कम करना है, और साथ में अपन अब अल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन भी देखने लग जाएंगे। ऐसे ही जो इकोनॉमिस्ट है उनका कहना यह है कि अगर सब्सिडी दी जाती है तो सब्सिडी हाइड कर देती है प्राइस को और सप्लाई को, यानी कि सब्सिडी देने के बाद प्राइस का पता नहीं लग पाता है, साथ में उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है ये भी पता नहीं लग पाता है, क्योंकि प्राइसेज पता नहीं होने से, एक्चुअल प्राइसेज पता नहीं होने से सप्लाई भी पता नहीं लग पाती है। जैसे एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सब्सिडी रेट पे प्रोवाइड किया जाए या फ्री प्रोवाइड किया जाए तो लोग इसका वेस्टफुली इसका यूज करेंगे, बिना किसी कंसर्न के, बिना किसी चिंता के कि ये स्केयर है, यानी कि लिमिटेड है। और जो फार्मर्स हैं वो वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, मतलब जिस फसल में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है वो कल्टीवेट करेंगे। और अगर वाटर सप्लाई फ्री है तो उस रीजन में, उस एरिया में जो वाटर है वो स्केर्स हो जाएगा, क्योंकि उन क्रॉप को बोने से फर्दर वाटर डिक्लाइन हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे वाटर का लेवल गिर जाएगा ओवर यूज करने से और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होने से। और अगर वाटर की प्राइस स्केर्सिटी को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब प्राइसेस बढ़ गई बहुत ज्यादा वाटर की, तो इससे क्या पता चलेगा कि स्केर्सिटी है, कमी है पानी की, तो फार्मर्स वहाँ पे सुटेबल क्रॉप ही ग्रो करेंगे उस रीजन में। ऐसे ही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो सब्सिडी दी जाती है, इससे रिसोर्सेज का भी ओवर यूज होता है, मतलब कम रेट पे पेस्टिसाइड अवेलेबल होने पे किसान इनको ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को भी लॉस होता है। और सब्सिडी एक तरह से इंसेंटिव मतलब प्रेरणा देती है वेस्टफुल यूज के लिए, रिसोर्सेज का वेस्ट यूज करने के लिए एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करती है सब्सिडी। अब सब्सिडी के बारे में आप खुद सोच विचार करें कि, और अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि ये सब्सिडी प्रोवाइड करना वाइज है या गलत है, यानी कि वाइज का मतलब बुद्धिमत्ता या सही है क्या, किस, और किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये आप खुद सोच विचार करके समझ सकते हैं। आगे का पैराग्राफ है इसमें, यानी कि 1960 के बाद से ही इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया, मतलब आत्मनिर्भर निर्भर बन गया, सेल्फ रिलायंट। पहले अमेरिका पे डिपेंड था, अदर नेशन पे डिपेंड था फूड ग्रेन के लिए, और 1960 के बाद इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, आत्मनिर्भर। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसको इंडिया इंडिया को इस बात का गौरव भी है, प्राउड भी है। लेकिन इसके नेगेटिव साइड की बात करें तो अभी भी 65% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है 1990 तक। और इकोनॉमिस्ट ने ये फाउंड किया है कि जब नेशन प्रोस्पेरस बनता है, धनवान बनता है, तो जीडीपी में जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर का और जो वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होता जाता है काफ़ी मात्रा में। लेकिन इंडिया में 1950 से 1990 तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ है काफ़ी मात्रा में, सिग्निफिकेंटली। लेकिन जो पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है, क्योंकि 1950 में ये 67.5% थी
और 1990 में ये अभी भी काफ़ी मात्रा में मतलब 64.9% बनी हुई है। आगे इसमें है कि ये जो लार्ज प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का अभी भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, ये प्रोपोर्शन एक तरह से आप देखोगे कि एग्रीकल्चर आउटपुट तो लेस पीपल वर्किंग के साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इतनी डिपेंडेंस क्यों है एग्रीकल्चर में? तो इसका रीजन ये है कि जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर है उन्होंने अब्जॉर्व नहीं किया। अब्जॉर्ब का मतलब है कि जो एडिशनल वर्कर है एग्रीकल्चर में उनको जॉब अवेलेबल नहीं हो पाया इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में, यानी कि ना तो इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट हुए ज़्यादा ना सर्विस सेक्टर में, इसलिए लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि ये सबसे बड़ी फेलियर है इंडिया की पॉलिसीज़ की, यानी कि यहाँ पे 1950 से 1990 तक जो भी पॉलिसी प्लान बनाए गए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस वर्किंग पीपल्स की अभी भी वर्किंग पॉपुलेशन की डिपेंडेंस अभी भी ज़्यादा है। अभी भी 64.9% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। आगे का अपन नया टॉपिक जो है इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।